हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 19 निबंध एवं पत्र लेखन। क्या कहता है पाठ? भावों की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से कैसे करते हैं, निबंध के बारे में क्या जानते हैं, पत्र लेखन कैसे करते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करें। मित्रों के साथ पूर्ण निबंध एवं पत्र लेखन पर चर्चा कीजिए। निबंध लेखन किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप में लिखे गए सार गर्भित लेख को निबंध कहते हैं। निबंध हिंदी साहित्य की मुख्य विधा है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. निबंध में व्यक्त विचारों में क्रमबद्धता व तारतम्य होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध में वर्तनी शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग निबंध की गरिमा को बढ़ा देता है। यथास्थान उद्धरणों, सूक्तियों और काव्य पंक्तियों के प्रयोग से निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। 1. भूमिका प्रारंभ। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। निबंध की भूमिका संक्षिप्त और प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध की भूमिका किसी उद्धरण, घटना, काव्य पंक्ति से प्रारंभ की जा सकती है। नंबर 2. विषय वस्तु। यह निबंध का सबसे आवश्यक अंग है। मुख्य बिंदुओं को सुनियोजित ढंग से अनुच्छेदों में विस्तार देना चाहिए। इसमें अनावश्यक कपोल कल्पित बातें नहीं लिखनी चाहिए। नंबर 3. उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग है जिसमें विषय का सार संक्षेप में दिया जाता है। निबंध का समापन एकाएक नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर उपसंहार संक्षिप्त, आकर्षक व प्रभावशाली होना चाहिए। कुछ निबंधों को देखते हैं। नंबर 1. मेरा प्रिय खेल। दुनिया में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट आदि। सबका कोई ना कोई प्रिय खेल होता है। मेरा प्रिय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में मैदान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देखना मेरा सबसे प्रिय शौक है। खेल मनुष्य के मनोरंजन का साधन तो है ही, स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। क्रिकेट तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। जब कहीं भी क्रिकेट का मैच होता है तो अपार जनसमूह उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता है। जो क्रिकेट के मैदान में जाने से वंचित रह जाते हैं वे घर पर ही टीवी पर उसका सीधा प्रसारण देखकर आनंद उठाते हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता ने विभिन्न राष्ट्रों को समीप लाने और एक दूसरे को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिकेट के खेल के लिए एक बड़े मैदान की आवश्यकता होती है जिसके बीच में 22 गज की पिच होती है, जिसके दोनों किनारों पर 3-3 विकेटें गाड़ी जाती हैं। खेल 2 टीमों के बीच होता है। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी खेल में भाग लेते हैं। एक टीम के 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं और दूसरी टीम क्षेत्र रक्षण या फील्डिंग करती है। कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, इसका निर्णय खेल शुरू होने से पहले टीम के कप्तान टॉस द्वारा करते हैं। क्रिकेट के मैदान में 2 अंपायर होते हैं जो रन बनने, आउट होने आदि का निर्णय लेते हैं। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक सदस्य बॉलिंग करता है और एक विकेट कीपिंग करता है। शेष खिलाड़ी भी रन रोकने के लिए मैदान में चारों ओर तैनात रहते हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम के आउट हो जाने पर दूसरी टीम बल्लेबाजी करती है। अधिक रन बनाने वाली टीम ही विजयी होती है। क्रिकेट का खेल अत्यंत मनोरंजक तथा उतार चढ़ाव वाला होता है। यदि एक बार चौके या छक्के लगने लगे तो तेजी से रन जुड़ने लगते हैं और यदि विकेट गिरने शुरू हुए तो कुछ ही समय में पूरी टीम आउट भी हो सकती है। इसलिए इस खेल के परिणाम के बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 रूपों में खेला जाता है। 2020 एक दिवसीय और 5 दिवसीय टेस्ट मैच। आजकल 2020 मैचों का प्रचलन इस कदर बढ़ गया है कि इसने 1 दिवसीय एवं 5 दिवसीय मैचों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 1 दिवसीय मैचों में 50 सीमित ओवरों के मैच खेले जाते हैं और परिणाम उसी दिन पता चल जाता है। 5 दिवसीय मैच 2-2 पारियों में खेले जाते हैं। आजकल इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है। दिन रात के भी मैच होते हैं जिसमें फ्लड लाइट की रोशनी में पूरा मैदान नहाया रहता है।
क्रिकेट की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है विश्व कप। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। विश्व कप विजेता देश यश और सम्मान का पात्र माना जाता है। विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गैरी सोबर्स, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स, रिचर्ड हेडली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। मैं नियमित रूप से क्रिकेट का अभ्यास करता हूं और इसका प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि एक दिन मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनकर भारत की टीम में खेलूंगा। नंबर 2, अच्छा स्वास्थ्य महावरदान। संसार के सुखों को भोगने का एकमात्र साधन हमारा शरीर है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा शरीर स्वस्थ और सशक्त बना रहे। जीवन की सार्थकता स्वस्थ रहने में ही है। अच्छा स्वास्थ्य एक महावरदान है। शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क और मन भी स्वस्थ रहता है। कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ व्यक्ति से आलस्य, क्रोध, अविवेक जैसे दुर्गुण दूर भागते हैं। उसके मुख पर सदैव चमक रहती है, चाल ढाल में चुस्ती फुर्ती होती है और वह प्रसन्न रहता है। किसी ने ठीक ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहने का पहला मूल मंत्र है पौष्टिक एवं संतुलित आहार। भोजन नियत समय तथा भूख लगने पर ही करना चाहिए। हर समय कुछ न कुछ खाते रहना हमारी पाचन शक्ति को क्षीण करता है। हमें सादा, ताजा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, फल, दूध, दही आदि को शामिल करने से आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही भोजन शरीर की प्रकृति और ऋतु के अनुसार होना चाहिए। आजकल बाहर फास्ट फूड खाने का प्रचलन बढ़ा है, जो बीमारियों को न्योता देता है। हमें इससे बचना चाहिए। भोजन के अतिरिक्त हमें सदैव स्वस्थ जल ही पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे अनेक रोग हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक है। व्यायाम से पाचन शक्ति ठीक रहती है, शरीर में रक्त संचार होता है, शरीर हष्ट-पुष्ट और सुडौल बनता है। प्रातःकालीन सैर करने से शुद्ध वायु मिलती है, मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। योगासन करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, मन में आत्मविश्वास, साहस, निर्भीकता और स्वावलंबन की भावना आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नित्य व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। पौष्टिक आहार और व्यायाम के साथ साथ शांत निद्रा भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देर रात तक जागना और प्रातः देर से उठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नींद से थकावट दूर होती है, मस्तिष्क शांत और स्वस्थ रहता है। हमें अपने जीवन में नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहे, हम दीर्घायु प्राप्त करें और जीवन आनंदमय बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। सेहत से तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। सेहत है तो दुनिया की हर चीज का मजा लिया जा सकता है, सब सुखों का उपयोग किया जा सकता है। कहते हैं, एक सेहत हजार नियामत। इसलिए हम भोजन और श्रम में उचित अनुपात रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। अगला निबंध देखते हैं, राष्ट्रीय एकता। एकता शब्द का अर्थ है एक होना अथवा मिलजुल कर रहना। हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, मान्यताओं, दर्शन, विचारधाराओं और भाषाओं को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार एक वाटिका की शोभा उसमें भांति भांति के बहुरंगी पुष्पों से होती है, एक ही प्रकार के एक ही रंग के पुष्पों से नहीं, उसी प्रकार हमारा देश अनेक विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए एक सुंदर उद्यान की भांति सुशोभित है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, कश्मीरी एक साथ रहते हैं, लेकिन सभी पहले भारतवासी हैं, फिर कुछ और। ये विषमताएं भारतीयों को तोड़ती नहीं, बल्कि एक माला की तरह जोड़ती हैं। इन्हें कमजोर नहीं करती, अपितु शक्तिशाली बनाती हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च है। यहाँ रामायण, गीता, कुरान, बाइबल का पाठ होता है, लेकिन सबके स्वरों का एक ही उद्देश्य है, मानवता की सेवा। यहाँ दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे विभिन्न त्योहार पूरे राष्ट्र के लोग मिलकर उत्साह और उमंग से मनाते हैं। यही एकता की भावना
हम भारतीयों की विशेषता है जो हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता संस्कृति में रची बसी है। राष्ट्रीय एकता कोई बाह्य अवधारणा नहीं, यह तो व्यक्ति के हृदय की वह भावना है जो उसे मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम करना सिखाती है। राष्ट्रीय एकता स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के हित के लिए सर्वस्व त्यागने को प्रेरित करती है। इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता संग्राम या चीन पाकिस्तान के आक्रमण के समय पूरा राष्ट्र कैसे एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर हो गया था। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने राष्ट्र की हर वस्तु, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, भूमि सागर को अपना समझें, उन्हें जाने, उनसे प्यार करें, उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। हम सभी मन, वचन और कर्म से आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो तथा एक दूसरे के हित और उन्नति के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय एकता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिकता की भावना का परित्याग कर हम सब प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। यही राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है। देश में कुछ अलगाववादी और विघटनकारी तत्व भाषावाद, प्रांतीयता या जातिवाद के आधार पर हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करते हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। ऐसी ताकतों को कठोरता से कुचला जाना आवश्यक है। हम सब भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि इन ताकतों के विरुद्ध एक साथ खड़े हों और उदारता तथा देशभक्ति का परिचय देते हुए संवेद स्वर में गा उठे। वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा घुमावदार ना होकर सरल होना चाहिए ताकि हम अपने बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें। लेखन संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो, विषय वस्तु पर केंद्रित होने चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात लिखने वाले को कम से कम एक बार पत्र पुनः पढ़ लेना चाहिए। पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र, निजी परिचय या संबंध वाले व्यक्ति को। नंबर 2, औपचारिक पत्र, औपचारिक संबंध वाले व्यक्ति को। अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन। नंबर 1, अपने से बड़ों के लिए संबोधन। आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य, अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। समाप्ति, आपका पुत्र, पुत्री, पोता, नातिन आदि। नंबर 2, अपने बराबर या अपने से छोटे के लिए संबोधन। प्रिय, प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र, अभिवादन, आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मधुर स्मृतियां। समाप्ति, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र आदि। औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन। संबोधन, श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्रीयुत। अभिवादन, ऐसे लघु पत्रों में अभिवादन नहीं होता। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, शुभचिंतक, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, आपका आदि। अनौपचारिक पत्र। कुछ अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपए मंगवाने हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अपना पता, छात्रावास, सेंट जेवियर उच्च विद्यालय, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दिनांक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है जो परीक्षा के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है एवं इनसे परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। अतः आप कृपया अविलंब 500 रुपए भेजने का कष्ट करें ताकि सही समय पर उन पुस्तकों का सदुपयोग हो सके। माताजी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, आपका पुत्र। और यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है नमन। अब एक औपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपने बड़े भाई की शादी के अवसर पर 2 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ आप अपना पता लिखेंगे। 19B रोहिणी सेक्टर 4, दिल्ली, प्रधानाचार्य, सेंट कार्मेल हाई स्कूल, मोती नगर, दिल्ली। यहाँ आप पत्र मिलने वाले का पता लिखेंगे। विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई जो हमारे साथ इसी शहर में रहते हैं,
की शादी इसी महीने की 16 तारीख को होनी तय हुई है, अतः मैं अपने माँ पिताजी के साथ शादी को धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे 16/4/20, यहाँ आप अपने हिसाब से अपने लिए दिनांक चुन सकते हैं, से 17/4/20 का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। आपकी आज्ञाकारी छात्रा मोनिका। अपना नाम, अपनी कक्षा 7वीं, बी दिनांक वो भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा, इसी विषय पर क्रम पूर्वक पूरे स्पष्टता के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखे गए लेख को निबंध कहते हैं। निबंध में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। पत्र लेखन संक्षिप्त एवं भावशाली होना चाहिए। अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र के अंतर को समझना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।